Hello students, this is Surya Pratap Singh and here I am to begin with the lecture number 3 of chapter number 5 of class 11, that is laws of motion. So in the last lecture we have discussed about the equilibrium problems, and in the first lecture we have discussed the Newton's first law of motion with the Aristotle's fallacy and as well as some subtopics. ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद आज हम इस लेक्चर में शुरुआत में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे नॉर्मल रिएक्शन पर बेस्ड, और उसके बाद हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद सम प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल रिएक्शन. ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन जो आपको है वो ऐसा कुछ है कि ऐसा एक ब्लॉक रखा है कैपिटल एम मास का, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है स्मॉल एम मास का. ठीक है, ये सरफेस है ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आपका ऐसा कुछ है. ठीक है, अच्छा जी, आपको बोला गया फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन on mass capital M, on mass capital M. ठीक है, ये कैपिटल एम पे जो इस सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया है वो आपको फाइंड करना है इस पर्टिकुलर सवाल में. ये आपको नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन के अबाउट कोई आइडिया नहीं होगा, है ना. मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है. इसको हम बेसिकली डबल ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं, या बोल सकते हैं टू ब्लॉक सिस्टम बोल लो. आप इसको क्या बोल लो, टू ब्लॉक सिस्टम. इस पे हम बहुत सारे सवाल आगे भी करने वाले हैं. ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है ना. बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बॉडी पे अगर जीरो है तो बॉडी का जो स्टेट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. तो इस पे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे लगाएंगे. उसने ऐसा बोला है कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास m, और साथ में वो ऐसा भी लिखेगा व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास. अच्छा, तो आपको बोला गया कि आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो. तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया है. इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के लिए आपको ब्लॉक हो या ब्लॉक के साथ पुली जुड़ी हो या ब्लॉक के साथ कोई स्ट्रिंग जुड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमको क्या करना है, ब्लॉक का या फिर स्ट्रिंग का या फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का हमको एफबीडी बनाना है. क्या बनाना है, स्ट्रिंग का तो नहीं, सॉरी, ब्लॉक्स का या जो भी बॉडीज हैं उसका हमको क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है. तो यहां पर अगर आप देखो तो दो ब्लॉक है हमारे पास, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल है. तो दोनों के एफबीडी बनाने बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर सवाल में. एफबीडी का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम. क्या होता है वो डायग्राम होता है बॉडी का जिसमें हम बॉडी को पॉइंट बॉडी मान लेते हैं और बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस उस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करते हैं. और उसके बाद अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में या बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम फोर्स की बैलेंसिंग करते हैं, यानी नेट फोर्स हम जीरो करते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में. सही है, तो बेसिकली कुछ ऐसा ही काम हमको इधर करना है. अब देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले दोनों ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे. सबसे पहले सपोज हमने बनाया कैपिटल एम ब्लॉक का, यानी लोअर ब्लॉक का आप बोल सकते हो, है ना. आपको नोट्स लेक्चर वाइज बनाते जाने हैं लेक्चर के साथ साथ. लेक्चर के दौरान जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए और नोट्स साथ साथ में बनाते जाओ. जो नोट्स मैं देता हूं वो नहीं उतारने हैं आपको नोट्स यहां से बनाने हैं, और वो नोट्स आपके पास पढ़ने के लिए होंगे, या फिर वो जब आप पढ़ोगे दोबारा रीड आउट करोगे जब भी आप एग्जाम देते हो
तो आप ये भी पढ़ो साथ में वो भी पढ़ो, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस के लिए आप उस नोट्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे अभी आगे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस जब बड़े बड़े होंगे मैं उनको डिक्टेट नहीं करूंगा या फिर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, वो आपको नोट्स में ही दिए हुए होंगे, ठीक है। तो चलो, लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, प्रॉब्लम पे वापस आते हैं अपन, है ना। तो लोअर ब्लॉक कैपिटल एम सपोज ऐसा कुछ है। अब एफबीडीएम पॉइंट तो नहीं, सपोज ये ऐसा ही मान लो आप, तो ऐसा है कैपिटल एम। अब इस कैपिटल एम पर हमें पता है, ठीक, कि एक एम जी तो नीचे लग रहा होगा, क्लियर है, सही बात है। और कैपिटल एम पे एक एम जी यहां ऐसे नीचे लग रहा होगा, ये एम जी कैपिटल एम इंटू जी, और ये सरफेस कैपिटल एम पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा होगा। सपोज कुछ भी बोल दो आप, N1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, N1। क्यों N1 बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। यानी इस वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, दैट इज N1। अच्छा, क्या इस नीचे वाले ब्लॉक पे और कोई फोर्स है? सब लोग सोच लें 2 मिनट, क्या नीचे वाले ब्लॉक पे कोई और फोर्स लगेगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका mg इस पे लगेगा। नहीं 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 नहीं, वो जो mg है ऊपर वाले का, वो तो उस बॉडी का फोर्स है, वो नीचे वाली बॉडी पे नहीं लगेगा। क्लियर रखें इस बात को। अच्छा, तो क्या होगा, क्या होगा, देखें इधर क्या होगा, ध्यान से देखो। ये बॉडी और ये बॉडी कांटेक्ट में है, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो ये वाला सरफेस जो है, ये ऊपर वाली बॉडी पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, और ये ऊपर वाला जो बॉडी है, ये इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन देगा नीचे की तरफ एन। देगा कि नहीं देगा? देगा, है ना, बिल्कुल देगा। यानी ये एक एन इस पे इधर, ये एन ऊपर वाली बॉडी का है कि नीचे वाली बॉडी का है? नीचे वाली बॉडी का है। अगर आप, मैं आपको दोबारा, ये लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक का अपन एफबीडी बाद में बनाएंगे, आप इसको थोड़ा ढंग से और अच्छे से समझें, विजुअलाइज करेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। आगे की प्रॉब्लम्स में आपको बहुत दिक्कत आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुने। मैं दोनों को अलग अलग बनाता हूं। अभी आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन आपका ऐसा था, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, आपने ना दोनों पे फोर्सेस बनाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो नीचे वाले को आप अलग कर लो और ऊपर वाले को आप अलग कर लो। ये ग्राउंड है और ऊपर वाला ऐसे समझ लो हवा में लटका है। क्लियर है? दोनों बॉडीज को अलग अलग कर लो आप। तो कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये एम की वजह से इस बॉडी पे एक mg फोर्स नीचे लगा। बोलो सही है? हाँ सर सही है। अच्छा, ये इस बॉडी पे लगा, ठीक है। इस सरफेस ने इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दी। किसको? इस बॉडी को। N1 बोल देता हूं। और इस बॉडी ने इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ दी, N1। किसको दी है N1? सरफेस को दी। इस बॉडी ने इस सरफेस को दी। हमने नॉर्मल रिएक्शन जब पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में और 2 में, जितना भी हमने पढ़ा था, लेक्चर 2 में पढ़ा था, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि सरफेस जो लगाता है बॉडी पे, वो बॉडी उल्टा देती है सरफेस को, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये न्यूटन का 3rd लॉ है, हम अभी पढ़ेंगे बाद में, पर फिर भी हम 9th क्लास से जानते हैं इस चीज को कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अगर इस सरफेस ने इस बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, तो ये बॉडी भी इस सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अच्छा, ठीक है, चलो। तो ये 3 फोर्सेस तो रिप्रेजेंट कर दिए मैंने इस पे।
पर इसमें से ये जो N1 है, ये N1 इज, दिस फोर्स इज ऑन द ग्राउंड। ये फोर्स किस पे लग रहा है? दिस फोर्स इज ऑन ग्राउंड, नॉट ऑन बॉडी, नॉट ऑन बॉडी। बॉडी पे नहीं है ये फोर्स, किस पे लग रहा है? ये ग्राउंड पे लग रहा है। ठीक है, समझे बात को। बॉडी ने ये N1, सरफेस ने ये N1 बॉडी को दिया, तो बॉडी ने ये N1 सरफेस को दिया, तो ये N1 जो है वो सरफेस पे है, ग्राउंड पे लग रहा है, बॉडी पे नहीं लग रहा। ठीक है, तो जब एफबीडी बनाएंगे तो N1 काउंट नहीं होगा कैपिटल M के एफबीडी में। बात समझ में आई? अभी एफबीडी बनाऊंगा तो और समझ आएगी। ठीक है, चलो स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m पे तो हमें पता था कि नीचे एक mg लग रहा होगा, स्मॉल mg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जो इस कैपिटल M के जो कांटेक्ट में है ना स्मॉल m, इस वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा n। लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? तो हम बोलेंगे ये n लग रहा होगा। सही है। अब सोचो, जब नीचे वाली बॉडी ने ऊपर वाली बॉडी को n दिया, तो ऊपर वाली बॉडी भी नीचे वाली बॉडी को n देगी नहीं देगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे था, नीचे वाले सरफेस ने ऊपर को n दिया तो ऊपर वाली बॉडी ने नीचे वाले सरफेस को n दिया। तो ऐसे ही इस सरफेस ने इसको दिया तो ये इस सरफेस को देगी। ये सरफेस किसका है? इस बॉडी का है। बात समझ में आई है ना? तो यानी कि ये n इस पे लगेगा, पर इस n का जो रिएक्शन होगा वो इस बॉडी पे नहीं लगेगा। वो किधर लगेगा? वो इस बॉडी पे लगेगा, ऐसे। बात समझ में आई क्या? मैंने अभी सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट किए हैं दोनों बॉडीज पे। फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भले 5 मिनट और लगे मुझे समझाने में, बट मैं समझाऊंगा क्योंकि ये मेरा धर्म है ना? और ये अगर समझ आ गया तो ये समझ लो इस चैप्टर के आपके करीबन 25% काम तो हो गया इस चैप्टर का। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में बहुत परेशान होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, है ना? इसको कंसेप्ट को आप समझे, है ना? फिर से समझाता हूं। 2 बॉडी रखी थी, हमको बोला गया नॉर्मल रिएक्शन निकालो जो सरफेस ने नीचे वाली बॉडी पे लगाया। तो हमने क्या किया? हमने बोला ये रही बॉडी नीचे वाली, सरफेस ने इस पे N1 लगाया। ठीक है, तो इस बॉडी ने सरफेस पे N1 लगा दिया। ठीक है, इस बॉडी ने खुद पे mg लगाया, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचती धरती की तरफ, धरती की तरफ इस पर फोर्स mg लगा। ठीक है, अब ये m ब्लॉक जो था ये ऊपर कांटेक्ट में था कि स्मॉल m से, तो इसने स्मॉल m पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाया, तो ऊपर वाले स्मॉल m ने इस बॉडी पे नीचे की तरफ स्मॉल m लगाया, यानी इस बॉडी पे एक और फोर्स था नीचे की तरफ n। बात समझ में आई? ये अगर n1 है तो इसको मैंने ऊपर n बोल दिया, मतलब सेकंड वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मैंने n बोला है, तो इस पे ये नीचे की तरफ क्या लगेगा? n लगेगा ना, ऐसे। बात समझ में आई? तो ये n, ये वाला n किस पे है? नीचे वाली बॉडी पे, इसलिए नीचे वाली बॉडी पे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? और ये है हमारा कौन सा? ऊपर वाला बॉडी। उस पर देखो ऊपर की तरफ n लगेगा और नीचे की तरफ एक mg फोर्स होगा। बिल्कुल सही है। तो अगर ध्यान से देखें, FBD अगर बनाया जाए तो FBD में ना मुझे ये N1 नहीं रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो N1 है ये तो सरफेस पे लग रहा है, ये M पे थोड़ी लग रहा है, M ने सरफेस पे लगाया। बात समझ में आई? तो इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा ये चीज? ये कैपिटल M, नीचे की तरफ mg, ऊपर से इधर एक ऐसे n, मतलब ये नीचे की तरफ n और यहाँ पे ऊपर की तरफ n1। क्लियर हुआ? यानी कैपिटल M पे ये 3 फोर्स लग रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं, और स्मॉल m पे ये 2 फोर्स लग रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं। तो स्मॉल m का FBD ये है और कैपिटल M का FBD ये है। ये अपर ब्लॉक का FBD हो गया आपका, सॉरी लोअर ब्लॉक का, स्मॉल कैपिटल M है ना, तो लोअर ब्लॉक जो है आपका,
लोअर ब्लॉक का एफबीडी है और ये आपका अपर ब्लॉक का एफबीडी है। पर ये सब बनाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए साहब। इतनी देर मेरे को समझाने में लगी तो सोचो आपको बनाने में भी लगेगी। बात समझ में आई ना? शायद बनाने में उतनी ना लगे जितनी समझाने में लगी, है ना, बट लगेगी। अच्छा कंसेप्ट है, सोचें, कोई दिक्कत आती है फिर से मेरे से जरूर पूछना। बाकी ये जो 10 मिनट है इनको बार बार रिपीट करके देखना, शायद समझ में आए। तो ये दोनों एफबीडी मिल गए हमको। चलो इतना आप पॉज करके लिख लो पहले, फिर आगे बताता हूँ। लिखो इतना। ओके, तो देखो हमारे पास जैसे ये दो एफबीडी हमको मिल गए, अब हमने क्या करना था, इसको अभी मैं टाल दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, एफबीडी का ही काम है। हमको जनरली ये तो समझाने के लिए बनाया था मैंने, सरफेस पे लग रहा है, आपको भी बना के रखना है ताकि आपको काम आए, याद रहे नोट्स में हमेशा। ठीक है, तो ये अपर लोअर ब्लॉक एफबीडी, अपर ब्लॉक एफबीडी। एफबीडी बन गया, आप क्या कर रहे थे, हम फोर्स बैलेंसिंग करते थे नॉर्मल सी। अच्छा, ये सब लिखने के बाद उसके नीचे आपको ये लिखना है जो अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो फोर्स बैलेंसिंग करने के लिए अपर ब्लॉक पे अगर फोर्स बैलेंसिंग करूं सपोज, तो अपर ब्लॉक पे अगर करूंगा तो मेरे को समझ में आएगा एन बराबर एम जी है, स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम जी है। इक्वेशन नंबर 1 सही है। अरे यार ये इक्विलिब्रियम में ये यहाँ पे ही लटका है, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा तभी वो बीच में लटका हुआ है। यार अब मैंने इसको ऐसे लटका रखा है, मतलब इस पे जो नीचे एम जी लग रहा है उसको मैंने उतना ही फोर्स मैंने इसको ऊपर दे रखा है, तभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, अदरवाइज ये नीचे या ऊपर कहीं तो जाता। बात समझ में आई? तो एन बराबर एम जी। अच्छा, लोअर ब्लॉक पे फोर्स बैलेंसिंग करो सर, ये रहा। कहाँ है लोअर ब्लॉक? अच्छा देखो, दो फोर्स नीचे हैं एन और एम जी, एक फोर्स ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि नेट उस पर जीरो होने के लिए N1 बराबर एन प्लस एम जी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास एम, कैपिटल एम पे। तो कैपिटल एम पे कौन सी नॉर्मल रिएक्शन है? कैपिटल एम पे कौन सी नॉर्मल रिएक्शन है? जो सरफेस ने दी है ऑन मास एम व्हेन द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ऑन मास एम बाई सरफेस लिख लो, आप क्या लिख लो, बाई सरफेस लिखना जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे, नहीं तो आप ऐसा बोल दोगे कि ये एम क्यों नहीं निकाला सर, ये भी तो इसी एम पे लग रहा है पर इस एम पे जो नॉर्मल रिएक्शन वो निकालनी है जो सरफेस ने इसको दी है। तो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास एम बाई सरफेस व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बाई सरफेस चेंज कर लो क्वेश्चन में थोड़ा सा, है ना, ऐसी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, हमें तो कंसेप्ट सीखना था। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आया, देखो यहाँ पे N1 बराबर एन प्लस एम जी आ गया, सही है। अब आपको क्या निकालना है? N1 निकालना है। क्या निकालना है आपको? N1, क्योंकि कैपिटल एम पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है सरफेस वाली, तो सरफेस ने N1 दी थी ना उसको, तो N1 हमको निकालनी है। N हमारा ये देखो mg के बराबर है, तो फर्स्ट को सेकंड में यूज कर लूं, तो ऐसे लिख सकता हूं यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, है ना। मेरे पास N1 की वैल्यू आएगी स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, इसमें से g कॉमन लेके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m प्लस m इंटू जी, है ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी। तो ये हमारा N1 की वैल्यू आ गई। N1 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मास कैपिटल M बाय द सरफेस। क्लियर है? वो हमको निकालनी थी। पॉज करें, लिख लें, लिखते लिखते सोचें प्लीज, बहुत कुछ जो भी आपको समझ आया हो। ओके, तो
आगे बढ़ते हैं। चलो ऐसा का ऐसा एक और सवाल दूंगा, सेम कंसेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर 2, सेम नॉर्मल रिएक्शन ही फाइंड करनी है, बस अब कहाँ कहाँ करनी है वो देख लो। अब ऐसे 2 ब्लॉक थे, अब मैं 3 रख दे रहा हूं, 1 2 3, 5 kg, 3 kg, 2 kg। लो वैल्यूज दे दी, पिछली बार तो एम बोला था, इस बार वैल्यूज दी है मैंने, ठीक है। और बोला आपको कि ये सरफेस इस पे लगाएगा, सपोज जो भी यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एन, इसको N3 बोल दो, ये N3 बोला है ना जो, हाँ N3 बोला है, ठीक है चलो। और ये वाली चीज इधर जो सर लगाएगी उसको N2 बोल दो, मतलब इस सरफेस ने इस पे लगाया, इस सरफेस ने ऊपर वाली पे लगाया, और ये 3 ब्लॉक वाले ने 3 kg ने 2 kg पे जो लगाई नॉर्मल रिएक्शन, N1 N2 और N3, ये तीनों नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आई? फाइंड N1 N2 एंड N3, ठीक। और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, 2 मिनट सोच लो कैसे करेंगे आराम से। N1 N2 N3 क्या है? N1 N2 N3 आर द नॉर्मल रिएक्शंस बाय द रिस्पेक्टिव सरफेसेस 1 2 3, ठीक है। तो सरफेस जहां जहां मार्क की है उन सरफेसेस से ऊपर ऊपर वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगी है, मतलब नीचे वाले ने 5 kg पे जो लगाई है वो N3, 5 kg वाले ने 3 kg पे जो लगाई है वो N2, 3 kg वाले सरफेस ने 2 kg पे सरफेस पे जो लगाई, 2 kg वाली बॉडी पे जो लगाई है वो N1, ठीक है। ये चीज चलो बताता हूं, देखो कैसे करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पिछली बार 2 थे, इस बार 3 है, तो 3 FBD बनाओ। FBD में वही रिप्रेजेंट करो जो बॉडी के फोर्सेस हैं, है ना, सरफेस परफेस वाले फोर्सेस नहीं रिप्रेजेंट करने हैं। चलो 5 kg वाले पे देखते हैं। तो 5 kg वाले पे अगर मैं बात करूं तो 5 kg वाले पे 5G तो नीचे लगेगा, mg, m इंटू जी, ठीक। N3 इस पे बोला ऊपर लगेगा ऐसे, सही है, सही है। अच्छा, और कोई फोर्स लगेगा इस पे? हाँ हाँ हाँ, जब 5 kg वाला इस ऊपर वाले को ऐसे N2 दे रहा होगा, ठीक है, तो ये ऊपर वाला 5 kg वाले को नीचे की तरफ N2 देगा नहीं देगा? हाँ सर देगा, यानी कि इस पे ऐसे N2 लग रहा होगा, मतलब 5 kg वाला जो ऊपर वाले को देगा वो 5 kg वाले को नीचे की तरफ मिलेगा। यही तो सीखा हमने पिछले सवाल में, सीखा नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा तो दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देखें वीडियो। यही सीखा हमने कि जो नीचे वाला ऊपर को देगा वो ऊपर वाला नीचे को देगा, सीधी सी बात है। तो N3 सरफेस ने इसको दिया, तो इसने N3 सरफेस को दिया, पर वो मुझे इस बॉडी पे बनाना ही नहीं है क्योंकि वो तो सरफेस का फोर्स है। ये भी सीखा मैंने पिछले सवाल में, सीखा नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा। अच्छा, अब यानी कि इस बॉडी पे लगने वाले तीनों फोर्सेस आ गए, ठीक। बॉडी पे एक 5G नीचे, N3 ऊपर है, सरफेस ने जो लगाया, और ऊपर वाली बॉडी ने जो नीचे लगाया रिएक्शन अपना वो N2, ठीक। अच्छा, अब आया 3 kg की बात। तो 3 kg पे 3G नीचे लगा, सही है। अच्छा, ऊपर आपको बोला है 3 kg पे N2 लग रहा है, N2 लगा, ठीक है। अब सोचो जब 3 kg 2 kg वाले पे ये N1 लगा रहा होगा, तो 2 kg वाला 3 kg को N1 देगा नहीं देगा? नीचे देगा, तो यानी 3 kg पे फिर N1 आएगा, ऐसे है कि नहीं? अब 2 kg वाले पे जाओ, तो 2 kg पे आए,
तो 2g नीचे लगेगा और ऊपर क्या होगा, n1 लग रहा होगा, जो 3 kg वाला ऊपर लगा रहा होगा ये। यानी कि हमको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अगर अपन को ट्रिक सीखी हो आपने, तो ट्रिक कुछ ऐसी है, नीचे वाले से ऊपर की तरफ बढ़ो, नीचे वाले पे बस सरफेस वाला फोर्स काउंट मत करना कि ये जो सरफेस ऊपर लगा रहा है तो ये n3 सरफेस को भी मिल रहा होगा, वो 5 kg पे नहीं बनाना, वो 5 kg पे नहीं बनाना, बाकी 3 फोर्स आ गए। ये n2 कहाँ से आया, 5 kg ने ऊपर लगाया तो ऊपर से नीचे भी मिला n2, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्लियर है। ऊपर वाले पे 2 फोर्स बचते हैं, बाकी पे 3 रहते हैं, ये हमेशा होगा। 4 रख लो, 10 रख लो, कितने भी रख लो, खुद से सवाल तुम बना सकते हो, कर सकते हो। बात समझ में आई? चलो तो अब ये हो गए एफपीडीज। अब क्या करना है, अब हमको सिंपल फोर्स बैलेंसिंग करनी है, तो सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी 5 kg इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, नीचे के सारे फोर्सेस बराबर ऊपर के सारे फोर्सेस। ऊपर के सारे फोर्सेस हैं n3, नीचे के सारे फोर्सेस हैं n2 और 5g, यानी n2 + 5g। एक इक्वेशन आई। अब ऐसे यहाँ पे इक्वेशन क्या मिली, यहाँ से इक्वेशन हमें मिली n2 = n1 + 3g। ऐसे ही हमें यहाँ से इक्वेशन क्या मिली, n1 = 2g। ठीक है, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं, इसको हम थर्ड बोल देते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट से डायरेक्ट हमें n1 मिल गया 2g, यानी कितना आया, g को अगर 10 ले लूं, इसमें g की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी हो तो 10 एज्यूम कर लेने की, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 9.8 होती है पर 10 मान लो आप। तो 2 × 10 कितना आया, 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं दी हुई हो तो 9.8 माननी है, दी हुई है 10 तो 10 माननी है, ठीक है। 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर/सेकंड स्क्वायर नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है तो फोर्स है यानी न्यूटन, 20 न्यूटन। अच्छा, अब n1 आ गया, ऐसे अब n2 चाहिए, तो देखो n1 आ गया है तो यहाँ से n1 रख दो, यहाँ पे ये n1 20 आया और ये 3g है यानी 30 है, तो ये कितना आ गया, 50 न्यूटन मिल गया हमको। ऐसे ही फिर अब n2 आ गया है तो n3 आ जाएगा, कितना आया, ये 50 आया + 5g यानी 50 यानी 100 न्यूटन आ गया। बात समझ में आई है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन हम फाइंड करना सीखे, क्या सीखे, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेसेस। क्लियर है? पॉज करें, लिख लें। ओके, तो ये तो थे हमारे नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के बाद में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम कोई जानता है क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ी है ये क्वांटिटी, तो कोई मुझे पता है, कोई सोचे, बता तो सकता नहीं, हम क्लास में तो है नहीं, बट सोचो अपने मन में कि मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहली चीज, इसको डिनोट करते हैं P से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये दो चीजें तो आप ध्यान रख लो कि इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, ये दो चीजें आपने मोमेंटम के बारे में सीख ली। अब आप समझो और महसूस करो कि मोमेंटम क्या होता है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको शायद समझ में आएगा। मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, जैसे आप क्या कर, आप एक सपोज कुछ एक्सपेरिमेंट करो,
आपने क्या किया, नीचे एक ग्लास पे कांच का टुकड़ा रख दिया, एक नीचे ग्लास रखा, उस पे कांच का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। और फिर उसके कांच के टुकड़े के एग्जैक्ट ऊपर, है ना, कांच की एक प्लेट सी रख दी सपोज, है ना, कांच की एक छोटी सी प्लेट स्लिम सी, ठीक। और उस एग्जैक्ट ऊपर आपने एक छोटा कंकड़ लिया और एक बड़ा सा पत्थर लिया। छोटा कंकड़ फेंका तो कांच पे गिरा, टक करके आवाज आई, कुछ नहीं हुआ। पर बड़ा सा पत्थर जब आपने लिया और फेंका तो कांच पे गिरा, कांच फूट के चूर हो गया, मतलब चकनाचूर हो गया कांच, है ना। छोटे से कंकड़ के केस में और बड़े से पत्थर के केस में, दोनों ही केसेस में बॉडी ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, आपने सेम हाइट से छोड़ा, ठीक है। दोनों ही केस में सेम फोर्स लग रहा था उस पे नीचे की तरफ। सेम फोर्स तो नहीं बोलेंगे, बट ये बोल सकते हैं सेम एक्सेलरेशन था उसको नीचे की तरफ। क्या था? सेम एक्सेलरेशन था, क्योंकि हम जानते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, अगर मैं सपोज ये कोई ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको चीज को ऐसे छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये हम मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। आपने एक ग्लास लिया, ग्लास पे ऐसे एक कांच की प्लेट रख ली, ग्लास प्लेट ही रख ली सपोज आपने, और फिर सपोज एक पर्टिकुलर एज हाइट से यहां से कहीं एक कंकड़ फेंका और एक बड़ा सा पत्थर फेंका। स्मॉल स्टोन और बिग स्टोन। बिग स्टोन के केस में ये कांच जो था ये टूट गया, और स्मॉल स्टोन के केस में कांच को कुछ नहीं हुआ। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये चीज महसूस हुई कि ये जब गिरा इस पे तो इस पे फोर्स ज्यादा लगा, है ना, और ये जब गिरा इस पे तो उतना फोर्स नहीं लगा जितना इसकी वजह से लगा। सही बात है, तभी ये टूटा, अदरवाइज नहीं टूटता। ऐसा थोड़ा महसूस हो गया हमको, ठीक है। सिंपल लॉजिकल, साइंस वाइंस नहीं पढ़ी है जिसने वो भी सोच लेगा इतना तो, ठीक, बिल्कुल लेब है। अब थोड़ा सा अगर हमने चैप्टर 3 पढ़ा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो आप समझो कि इन दोनों ही, इस ये वाला स्टोन हो या ये स्टोन हो, दोनों ही स्टोन सेम हाइट से गिर रहे और दोनों ही स्टोन के पास में सेम एक्सेलरेशन है जी। सेम हाइट से गिर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन जी है, सेम इनिशियल स्पीड है 0u0। तो दोनों की यहां पर जो वेलोसिटी होगी क्या वो भी सेम होगी? दोनों के एक्सेलरेशन जी हैं, दोनों सेम हाइट से गिर रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से छोड़े गए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की छोड़ी थी, u दोनों का 0 था। तो u दोनों का 0 था, दोनों के पास g एक्सेलरेशन था, दोनों h ही हाइट गिरे, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी। हम जानते हैं यार v² माइनस u² बराबर 2gs। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में होता है नहीं होता? अब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये भी सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। लॉजिकल सी बात है, एकदम लॉजिकल सी बात है, ठीक। तो यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्टोन्स वुड बी सेम इन दिस केस। होगा नहीं होगा? अब जब फाइनल वेलोसिटी सेम है, फिर भी एक केस में ये टूटा और एक में नहीं टूटा, रफ्तार सेम, ऐसा कैसे? तब जाके न्यूटन जो था उसके दिमाग में कुछ करतूत सूझी, या न्यूटन था या जो भी उनसे पहले रहे होंगे, जो भी बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर मोशन के बारे में, उनके दिमाग में एक करतूत सूझी। उन्होंने बोला है कि एक क्वांटिटी है मोमेंटम नाम की। क्या चीज? मोमेंटम नाम की। उसने बोला ये जो मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक। कैसे? यहां से समझ लो, ये मास बड़ा था तो इसका मास, वेलोसिटी तो दोनों की सेम थी,
पर इसका m इंटू वी इधर बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। इसका मास तो छोटा है और इसका मास बहुत बड़ा है, तो इसका एम वी निकालोगे जब मास इंटू वेलोसिटी करोगे बड़े वाले स्टोन के लिए, तो वैल्यू ज्यादा आएगी इस जगह पे, और इस जगह पे जब इसका एम इंटू वी करोगे तो वो वैल्यू कम आएगी। सपोज बड़ा जो स्टोन है वो 10 किलो का है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है दोनों की, तो यहाँ पे 100 आएगा आंसर हमारा एम इंटू वी का। और इस केस में ये 1 kg का ही है सपोज, तो 1 × 10 10 kg आएगा आंसर हमारा, मतलब 10 आंसर आएगा मोमेंटम का एम इंटू वी का। आएगा नहीं आएगा? तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एक क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। जिसका मोमेंटम ज्यादा वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, आप ऐसे समझें, ठीक है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। पर ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझें कि मोमेंटम नाम की क्वांटिटी होती है, पी से डिनोट की जाती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पी को मास इनटू वेलोसिटी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, खुद से सोच के बोलो। यूनिट इसकी होगी मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट की बात करी हमने, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। चलो वो तो अलग बात है। डायमेंशंस बोलो। डायमेंशंस की अगर बात करें तो देखो, मास है तो मास का एम, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी LT-1। ये आते हैं ना सबको, भूल तो नहीं गए हो? भूल गए तो बता देना भाई, एक्स्ट्रा लेक्चर कर देंगे इसका भी, ठीक है। MLT-1, ठीक है। डायमेंशंस एसआई यूनिट, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी which is known as momentum is the quantity which is defined as the product of mass and velocity. It is a vector quantity. It is denoted by P. Its SI unit is kg meter per second and its dimensions are given as MLT-1, ठीक है। और ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज ने इसको तोड़ दिया और इसने इसको नहीं तोड़ा है, तो यहाँ से मोमेंटम का कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। मोमेंटम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन जनरल लिटरेचर वे में अगर आप समझें तो मोमेंटम, आपने अभी तक जो शब्द सुना है मोमेंटम, उस एक एथलीट दौड़ रहा था तो उसका मोमेंटम अच्छा था, तो दौड़ते वक्त बेसिकली मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट को एक मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है, उसको एक नई क्वांटिटी बोल दिया गया, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी। एक 50 kg का एथलीट है, वो 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसके अंदर एक क्वांटिटी पैदा हो गई है ना, जैसे वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है, ऐसे एक नई क्वांटिटी है, दैट इज मोमेंटम। क्लियर है? तो पॉज करें और लिख लें। ओके, तो ये तो हुई मोमेंटम की बात, ठीक है। ये आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, तो उतना ज्यादा बताने की जरूरत थी नहीं मुझे, बट फिर भी बता दिया फटाफट। मोमेंटम ये होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एक नई क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, इस चीज की इधर ज्यादा थी ना, तो उस चीज का इफेक्ट दिख रहा था ना, वो टूट जा रहा था, तो यानी मास इनटू वेलोसिटी का कुछ तो मीनिंग है, इसका कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए फिजिक्स में इस क्वांटिटी को पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? इसलिए पढ़ा। अच्छा, अब मोमेंटम हमने पढ़ लिया। अब मोमेंटम पे एक जनरली क्वेश्चन तो क्या केसेस बना सकते हो आप। सपोज आप बोल दो कि दो मासेस हैं, लेट अस एज्यूम
टू मासेस, या फिर आप ऐसे समझो कि एक जगह है जहां पे P1 और P2 बराबर है, मतलब दो बॉडीज का मोमेंटम बराबर है। दो बॉडीज का मोमेंटम अगर बराबर है तो उन बॉडीज की का एमवी ग्राफ कैसे बनेगा? उन बॉडीज का एमवी ग्राफ कैसे बनेगा? या फिर दो बॉडीज का जब मास बराबर है, या फिर दो बॉडीज की जब वेलोसिटी बराबर है। ध्यान से देखना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर mv। तो इस पे बेस्ड ना वो दो तीन ग्राफ पूछ लेते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। P बराबर mv में या तो P बराबर हो जाए दो बॉडीज का, कोई दो बॉडीज कंसीडर कर लो, है ना, A और B। तो A का मोमेंटम P1 है और B का मोमेंटम P2 है। A का मास m1 है और B का मास m2 है। दो बॉडी है m1 m2। इसकी वेलोसिटी कुछ v1, इसकी वेलोसिटी कुछ v2। ठीक, तो अब दोनों का ऐसा है तो इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2। अब उसमें तीन केस बना दिए उसने, या तो P1 P2 बराबर हो जाए, या M1 M2 बराबर हो जाए, या V1 V2 बराबर हो। ठीक है, तो P1 P2 जब बराबर होंगे, यानी कि आप बोल रहे हो कि M1 V1 बराबर M2 V2। क्लियर है? M1 V1 बराबर M2 V2। ध्यान से देखो तो इसको हम बोल सकते हैं MV बराबर कांस्टेंट। MV बराबर कांस्टेंट। और ये जो चीजें, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बोल सकते नहीं बोल सकते, मतलब V को बढ़ाएंगे तो M घटेगा, M को बढ़ाएंगे तो V घटेगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। MV कांस्टेंट है तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ऐसा। क्लियर है? तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये ग्राफ मैथमेटिकली ऐसा जाएगा। बायो वालों के लिए आप याद ही रखें, मैथ्स वाले ये चीज समझ गए होंगे बहुत आसानी से कि हाँ भाई ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, उन लोगों ने कोनिक सेक्शंस नाम का चैप्टर है उनके में, उनने पढ़ा होगा कि हाइपरबोला ग्राफ ऐसे आता है। क्लियर है? बाकी अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो याद रखें कि जब भी इस तरीके की इक्वेशन आती है, दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट, तो इन चीजों का ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस ग्राफ का नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जनरली यही ग्राफ आता है। M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के केस में ऐसा आएगा। क्लियर है? अच्छा, M1 और M2 की बात करें तो M1 M2 अगर बराबर ले लिया तो ध्यान से देखो कि P1, इस केस में आपको PV ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? PV ग्राफ। अच्छा, M1 और M2 बराबर हैं तो खुद से देखो, आप खुद से सोच के बताओ कि P1 है और P2 है। अब इसमें आपको एक कंडीशन दी हुई होगी, वो कंडीशन शायद मैं मिस कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसमें कंडीशन दी हुई है आपको कि M कांस्टेंट है और V1 ग्रेटर देन V2 है। M कांस्टेंट है और V1 ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, ऐसा बोला, M कांस्टेंट ले लो और V1 ग्रेटर देन V2 ले लो। ठीक, तो V1 ग्रेटर देन V2 अगर लोगे और M को कांस्टेंट लोगे तो हम ये बोलेंगे, देखो क्लियर सी बात है कि P1 क्या होता है? MV1 और P2 क्या होगा? MV2। तो अब खुद से बताओ, V1 ग्रेटर देन V2 दिया हुआ ही है, तो अगर V1 बड़ा है V2 से तो ये क्लियर है कि P1 भी बड़ा होगा P2 से, है ना? ये तो हम बोल ही सकते हैं, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि PV का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना? M कांस्टेंट के लिए PV का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। V बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हो गया नहीं हो गया? इन दोनों में अगर आप देखो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है कि नहीं है? सिंपल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है ना?
तीसरा केस उसने दिया है कि v को कांस्टेंट मान लो आप, और बोला है m1 ग्रेटर देन m2 मान लो आप। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये गिवन कंडीशंस दी हैं, है ना, ये जो चीजें लिखी हैं मैंने ये गिवन है, ठीक, और उस बेसिस पे आपने नीचे ग्राफ्स बनाए हैं। क्लियर है? v कांस्टेंट मान लो, m1 ग्रेटर देन m2 मान लो, कोई भी दो केस में, ठीक। तो इस केस में आप बोलो दो बॉडीज होंगी, तो उसका p1 लिखोगे आप m1 इंटू वी, और p2 लिखोगे आप m2 इंटू वी। तो यहां से v तो कांस्टेंट है, यानी हमें क्लियर पता चल रहा है m1 बड़ा होगा तो p1 बड़ा होगा p2 से, होगा नहीं होगा? बिल्कुल इसके जैसा, यानी p और m का ग्राफ कैसा आएगा जब v कांस्टेंट होगा, ऐसा आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। यहां से पता चल रहा है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है कि नहीं? m बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा। कुछ नहीं था इन ग्राफ्स में, ये बेसिकली मोमेंटम के साथ में थोड़े बहुत ग्राफ्स दिए थे जो शायद आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स वगैरह में, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जनरली उसने ऐसा बोला, दो बॉडीज मान लो आप A और B, दोनों का आप मोमेंटम P1 P2, मास M1 M2 और वेलोसिटी V1 V2 मान लो। फिर उसने केसेस दिए, उसने बोला कि, है ना, अच्छे से लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, वो समझ में आ जाएगा, मैं अभी यहाँ समझा दे रहा हूँ। फिर उसने केसेस दिए, बोला कि पहले केस में मानो P1 और P2 बराबर है, मतलब P1 और P2 बराबर हैं, यानी पहले का मोमेंटम बराबर दूसरे का मोमेंटम है, यानी कि M भी बराबर कांस्टेंट जैसी चीज है, यानी कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है कि नहीं? कि कांस्टेंट के नीचे v चला गया तो बोल सकते हैं ना m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है कि नहीं? हाँ है। तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। अब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा आता है हमेशा, mv का ग्राफ ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर इन दोनों केस में देखा कि m कांस्टेंट है, v1 ग्रेटर देन v2 है, तो p1 ग्रेटर देन p2 हो जाएगा, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, m कांस्टेंट है अगर तो, और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आएगा जब v कांस्टेंट होगा। सही बात है? पॉज करें, लिख लें, बहुत ही इजी चीज, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, हाँ तो इस लेक्चर में यहीं तक रोक देते हैं, इसके आगे जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में आपको नॉर्मल रिएक्शन पर बेस्ड दो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स कराएं, जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स थी, जिनका यूज आपको आगे आने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लें। वैसी तीन चार प्रॉब्लम्स अपने मन से बना के प्रैक्टिस कर लें, अगर खुद से नहीं बन रही है तो मेरे को बोले, मैं आपको तीन चार सवाल वैसे के वैसे दे दूंगा, है ना। जिनकी भी इच्छा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा वैसे के वैसे, तो आप कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको मोमेंटम पढ़ाया, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, ठीक है। और उसके अलावा मोमेंटम से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स थे वो हमने देख लिए। एक बेसिकली एक कंडीशन दे दी थी उसने, दो बॉडीज मान लो आप, एक m1 मास की और एक m2 मास की, दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 मान लो, तो दोनों के मोमेंटम p1 और p2 हो जाएंगे। फिर उन्होंने कुछ केस दे दिए कि एक केस में p1 और p2 इक्वल है, एक केस में आपका ये और ये इक्वल है, और एक केस में आपका m1 m2 इक्वल है, एक केस में आपका v1 v2 इक्वल है, ठीक है। और साथ में उसने ये भी दिया, जब v1 v2 इक्वल है तो m1 ग्रेटर देन m2 है, और जब आपका m1 m2 इक्वल था तो v1 ग्रेटर देन v2 है। तो मतलब उसने बेसिकली ऐसा बोल दिया कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एक जगह, और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एक जगह, और यहाँ पर m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, या mv बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो तीनों केस के ग्राफ हमने सीख लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया एक केस में, और दो केस में स्ट्रेट लाइन आया। क्लियर है?
इसके अलावा आज हमने और कुछ पढ़ा नहीं है, तो जैसा जैसे जैसे अभी मैंने बोला कि भाई मैंने ये पढ़ा, तो ऐसे ही आप भी एक लेक्चर को रिवाइज करने की आदत डालो, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो बिना हेजिटेट करे पूछो, पर प्लीज पढ़ो। थैंक यू।